Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 1, Constitutional Provisions on Labor Legislation. Let's quickly go through the synopsis first. Introduction and Principles of Labor Legislation. Introduction कि क्यों लेबर में इतने चेंजेस आए. हिस्ट्री देखेंगे हम लोग. लेबर लेगिस्लेशंस एंड रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि लेबर रिलेटेड प्रोविजंस कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे अमेंड होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं. फंडामेंटल राइट्स ऑफ लेबर लेगिस्लेशन, लेबर के फंडामेंटल राइट्स. कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेगिस्लेटिव पावर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन. पहले तो लेबर मूवमेंट प्लेड अ वाइटल रोल. अगर हम देखें तो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था विच वॉज कंटिन्यू टिल 20th सेंचुरी. अब ये जो रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद लेबर से रिलेटेड लॉज में काफ़ी डेवलपमेंट हुए, काफ़ी चेंजेस हुए. अब वर्कर्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना है? काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है. अगर वर्कर्स नहीं है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने एफर्ट्स नहीं लिए, उन्होंने काम नहीं लिया, तो इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं करेगी. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स. इसलिए उनका सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर इंडस्ट्री को फ्लरिश करना चाहते हैं तो हमेशा एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. अगर गुड रिलेशनशिप रहेगा, हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, तो ही एम्प्लॉय इफेक्टिवली काम करेगा एंड द इंडस्ट्री विल फ्लरिश. फिर अब उसके इफेक्टिव काम करने के लिए हमने उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए एज अ एम्प्लॉयर. वो सिक्योर्ड है, जो उसके वर्किंग कंडीशंस है वो हेल्दी है, उसकी हेल्थ को ख़राब करने वाले वर्किंग कंडीशंस नहीं है. अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो वर्कर्स कंपनी के लिए कुछ भी करता है, फॉर द कंपनी, फॉर द इंडस्ट्री, और फिर पक्का डेवलपमेंट होता है. लेबर राइट्स इंटीग्रल टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसके लेबर्स के राइट प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सब सोच के इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए, उनको एनैक्ट किया ताकि जो एम्प्लॉयर्स लेबर्स पे अत्याचार करते या उनको टाइमली पेमेंट नहीं करते या ज़बरदस्ती काम करवाते, वो सब पे रोक लग जाए. जो लेबर लॉ है वो रिलेशनशिप बताते किसके बीच में, ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़. इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लेबर, मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़. फिर ये स्टूडेंट के एंगल से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको इस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम समझें कि लेबर लॉ कैसे आया, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या अलग एक्ट्स हैं. अब कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे हम, प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेगिस्लेशन. फर्स्ट प्रिंसिपल है सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर मतलब क्या? जो हमारा वर्कर है उसका वेलफेयर देखना, वर्कर का वेलफेयर प्लस उसकी फैमिली का वेलफेयर. दिस शुड बी द ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर कि वो, ये प्रिंसिपल है कि क्यों लेबर लेगिस्लेशन, उसके प्रिंसिपल्स, तो वर्कर, उसकी फैमिली का वेलफेयर, ये सब अगर होगा तो वर्कर ठीक से काम करेगा. लेगिस्लेशन क्या चाहता है कि जनरल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहता है, तो हम वर्कर एज वेल एज उसकी फैमिली का इम्प्रूवमेंट, उनका डेवलपमेंट, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसे इम्प्रूव हो सकती है वो देखेंगे. इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशंस. उसके बाद है सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मतलब क्या? जस्टिस मतलब क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल राइट्स. तो सोशल जस्टिस मतलब जस्टिस होना मतलब क्या? इक्वालिटी मेंटेन करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स कि जो भी बेनिफिट्स हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को दे रहे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, उनके पास इक्वल पावर रहना चाहिए. फिर किसी हार्म के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन भी मिलना ज़रूरी है. दैट इज़ द जस्टिस टू देम कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहे तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनको अगेंस्ट एनी हार्म. फिर सोशल इक्विटी. सोशल इक्विटी क्या है कि किसी भी लॉ को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, उसका अल्टरेशन ज़रूरी है, या उसको हटा देना भी ज़रूरी होता है. तो उसके जो चेंजेस के जो प्रोसीजर है दैट इज सोशल इक्विटी. सोशल इक्विटी क्यों आता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस कि क्या एक डेफिनाइट स्टैंडर्ड चाहिए फॉर एडॉप्शन ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस के एडॉप्शन के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए दैट इज सोशल इक्विटी. फिर सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी क्यों? टू मिटिगेट द हार्डशिप.
टू मिटिगेट हार्डशिप। हार्डशिप मतलब क्या, जो कुछ गलत हो रहा है एम्प्लॉय के साथ उसको कम करने के लिए, ताकि हम एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन के लिए काम करें, टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय। प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है, प्रोटेक्शन अब या तो इंश्योरेंस से मिलेगा, उसका इंश्योरेंस देखो, या तो उसको असिस्टेंस दो दूसरी चीज़ों में, सो दैट इज सोशल सिक्योरिटी। तो ये 4 प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट इज सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय एज वेल एज हिज फैमिली, उसकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना। सोशल जस्टिस की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, बेनिफिट्स का, पावर्स का, उसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एनी हार्म। सोशल इक्विटी इन लाइन विद सोशल जस्टिस, कि सोशल जस्टिस को में अगर कोई डेफिनाइट स्टैंडर्ड लाना है, कुछ अडॉप्ट करना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, तो हम सोशल इक्विटी लाएंगे कि हम लॉ को अडॉप्ट करें, अल्टर करें, नलीफाई करें। सोशल सिक्योरिटी कि उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इट कैन बी इन 2 फॉर्म्स, एक तो इंश्योरेंस देके या तो थ्रू असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब क्या, किसी को असिस्ट करना, किसी की हेल्प करना। नाउ रेलेवेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाई इट इज़ रेलेवेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, दैट इज़ द बेसिक टच स्टोन फॉर एनी एक्ट पास्ट, मतलब दैट एक्ट्स एज अ बेसिस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो भी एक्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसको या तो हमने एज इट इज़ ले लिया, या कुछ उसमें अमेंडमेंट्स किए, या जो एक्ट हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगे हमने उनको हटा दिए, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजेस एंड ग्रोथ ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया। इट अफर्म्स सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग लेबर। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंशंट इन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिफोर दैट लेबर लेजिस्लेशन देखते, मतलब कुछ लेबर रिलेटेड लॉज, तो हम उसको कुछ कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं। पहले तो लॉज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि इंडस्ट्री के साथ लेबर का रिलेशन, एम्प्लॉय का रिलेशन, तो उसमें कुछ एक्ट्स आते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, कुछ डिफरेंसेस। ट्रेड यूनियन एक्ट, कि अगर एम्प्लॉयज़ ने कुछ यूनियन बनाया है टू कम्युनिकेट देयर प्रॉब्लम्स टू द एम्प्लॉयर, इट इज़ अ लिंक बिटवीन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। लॉज रिलेटिंग टू वेजेस, वेजेस रिलेटेड लॉज जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। फिर सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ लॉ है। सोशल सिक्योरिटी में हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। प्रोटेक्शन में देखा था या तो इंश्योरेंस या तो अदर असिस्टेंस, तो यहाँ इंश्योरेंस कवर हुआ, बाकी अदर असिस्टेंस। अदर असिस्टेंस में क्या क्या आता है, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट रिस्पेक्टिव स्टेट का रहेगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। फिर है लॉज रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स, कि किसी को ज़्यादा काम मत करवा लो, वर्किंग आवर्स लिमिटेड रखो। कंडीशंस ऑफ सर्विस, कि जहाँ तुम काम कर रहे हो वहाँ कंडीशंस कैसी है, कोई हैजार्डस एनवायरनमेंट में तो काम नहीं करना है। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। यहाँ हम क्या देखेंगे, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें कुछ लॉज है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, इंटरस्टेट मिग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942, नेशनल एंड फेस्टिवल हॉलीडेज एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट 1963, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952, डॉक वर्कर्स सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। ये वर्किंग कंडीशंस पे, वर्किंग आवर्स के बेसिस पे कुछ लॉज है। फिर कुछ लॉज है रिलेटिंग टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मतलब अगर 2 लोग सेम काम कर रहे हैं फॉर सेम आवर्स तो उनका रेम्यूनरेशन इक्वल होना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट टू वुमेन्स, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, कि थ्रू बॉन्ड काम करवाना,
कि इतना काम करना ही है, दैट इज़ बॉन्डेड लेबर सिस्टम, उसको अबॉलिश कर दिया. चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, द बीडी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, द सेक्शुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, कि अगर वर्क प्लेस पे कोई सेक्शुअल हैरेसमेंट है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रोहिबिट करना है, या उसके अगेंस्ट कैसे रिड्रेसल फाइल करना है. लॉज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉ, ट्रेनिंग अपेरेंटिक्स एक्ट 1961, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959. अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, जो कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. अब यहाँ कुछ अलग अलग आर्टिकल्स है. ये फंडामेंटल राइट्स है किसके, एम्प्लॉयज़ के, वर्कर्स के. तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर हम सेम काम कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको पे भी सेम मिले. इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल इन द सेम सिचुएशन, मतलब यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्कर्स हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क. ये रूल क्या बोलता है कि दो सेम लोगों में जिनका सेम लेवल है वर्क का, उनको सेम ट्रीट करना है, उनको अलग ट्रीट नहीं करना है. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल हु आर एट इक्वल स्टेज. आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए. मतलब किसी को तुम रेस या कास्ट या जेंडर, ये बेसिस पे किसी को एम्प्लॉयमेंट से नहीं रोक सकते हो. इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा. अगेन डिस्क्रिमिनेशन क्या बोला है कि बैकवर्ड क्लासेस को तुम ऐसे मना नहीं कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकते. इसलिए यहाँ एक प्रोविज़न है कि कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल 16 का पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता फॉर मेकिंग रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, कि उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रख दो, एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन टू प्रोटेक्ट देयर राइट फॉर द एम्प्लॉयमेंट. फिर आता है आर्टिकल 19, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सिटीजन्स टू फॉर्म यूनियन. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू योर एम्प्लॉयर यू कैन फॉर्म अ यूनियन और एसोसिएशन पावर टू रेज वॉइस, कि आवाज़ उठाने के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है अगेंस्ट एनी एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाने के लिए यू कैन फॉर्म एन यूनियन. तो यूनियन किसका बनता है, एम्प्लॉय का. इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, सो इट इज़ अ लिंक. फिर है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि लाइफ का प्रोटेक्शन, कि किसी को कुछ ऐसा काम मत करवाओ कि जिससे उसकी लाइफ पे रिस्क हो, दैट इज़ नॉट अलाउड. आर्टिकल 23, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑल काइंड ऑफ फोर्स्ड और बॉन्डेड लेबर. फोर्स्ड लेबर क्या होता है, किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना. बॉन्डेड लेबर कि यू हैव टू डू द वर्क. तो ऐसा कोई अगर ऑफेंस है तो इट इज़ पनिशेबल. क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया है. तो अगर किसी ने ऐसा ऑफेंस किया, किसी को फोर्स किया काम करने के लिए, किसी के साथ ज़बरदस्ती की, तो ही विल बी पनिशेबल. आर्टिकल 24 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर मतलब क्या, 14 ईयर्स से बिलो के बच्चों से काम करवाना इस चाइल्ड लेबर, एंड दैट इज़ प्रोहिबिटेड. फिर वो नॉर्मल काम हो या हैज़ार्डस काम हो. बट एक अमेंडमेंट आया है कि 14 से 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनसे काम करवाया जा सकता है, वो काम करेंगे, बट दैट शुड नॉट बी हैज़ार्डियस या हार्मफुल टू देयर हेल्थ. वो हार्मफुल नहीं हो सकता. बट 14 ईयर्स तक तो तुम किसी भी तरीके का काम नहीं करा सकते, ना ही हैज़ार्डियस ना ही नॉर्मल कोई काम. दैट वाज इन आर्टिकल 24. फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये आता है पार्ट 4 में. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस टू द स्टेट. किस चीज़ के गाइडलाइंस की, एक डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटर इन इंडिया, कि किस तरीके से पावर को एग्जीक्यूट करना है. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब क्या, ये प्रिंसिपल्स डायरेक्शंस देती है. यहाँ कवर होते हैं आर्टिकल 36 से 51. बट हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो लेबर रिलेटेड है और हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल द आर्टिकल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करती है, दे सप्लीमेंट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन.
ये एक सोशल ऑर्डर का बेसिक है। ये हेल्प करते हैं कि कैसे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस लेके आना है इन द सोसाइटी टू द एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉय के साथ सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। अब है आर्टिकल 39A, लीगल एड सर्विस। लीगल एड सर्विस मतलब क्या? जस्टिस प्लस लीगल एड। लीगल एड मतलब हेल्प। यहाँ क्या बोला है? इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉयज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस। सबको जस्टिस मिलना चाहिए, गिव देम द इक्वल अपॉर्चुनिटी। डिनाई मत करो किसी को उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, डिनाई मत करो। 39D टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये हमने पहले भी देखा कि अगर मेन वुमेन इक्वली काम कर रहे हैं तो उनका पे भी इक्वल होना चाहिए। इज इट सो? यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, उनके साथ कुछ गलत मत करो। सो इट अगेन टॉक्स अबाउट जस्टिस। फिर है आर्टिकल 41, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला है? कि सबके पास राइट टू वर्क है, तो जिसके पास वर्क नहीं है उसको एम्प्लॉयमेंट दो, एजुकेशन दो, असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस आर द केसेस। अगर जो अनडिजर्व्ड है या कोई सिक है, ओल्ड एज है, तो उस बेसिस पे किसी को काम नहीं देना इस गलत। तुम्हारा काम है कि पब्लिक को असिस्टेंस दो, पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42, अपलिफ्टमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ वर्कर्स। 42 क्या बोलता है? कि स्टेट ने ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे वर्कर्स के कंडीशंस इंप्रूव होगी। अपलिफ्टमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग लिविंग वेज एंड नॉट मिनिमम वेज। अब मिनिमम वेज क्या है? कि जिंदा रहने के लिए एक एम्प्लॉय को उसके घर का खाना पीना देखने के लिए कितना मिनिमम वेज लगता है। और लिविंग वेज क्या है? इट इज मिनिमम वेज, इट इज मिनिमम वेज ओनली प्लस उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कैसे मेंटेन्ड रहे या उसको कैसे इम्प्रूव कर सके, उसके लिए कुछ अमाउंट। तो मिनिमम वेज प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला के होता है लिविंग वेज। तो बोला है कि तुम जो एम्प्लॉय को पे कर रहे हो, तो स्टेट ने ऐसे कुछ प्रोविजंस बनाने चाहिए कि एम्प्लॉयर लिविंग वेज पे करे एंड नॉट द मिनिमम वेज। फिर है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बात करता है सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आर्टिकल 46 बोलता है कि जो वीकर सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनके डेवलपमेंट के लिए हमको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर हम कुछ रिजर्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि उनके अगेंस्ट जो सोशल इनजस्टिस होता है उसको स्टॉप करवाने के लिए स्टेट के कुछ प्रोविजंस होने चाहिए। आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि गवर्नमेंट का, स्टेट का प्राइमरी ड्यूटी है कि सबसे पहले तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप करे ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो उसके लिए ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए, मेडिकल पर्पजेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो कुछ ड्रग्स है या ड्रिंक्स है जो इंजूरियस टू हेल्थ है और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन लेवल कम हो सकता है, तो स्टेट ने वो चीज़ों को कम करना चाहिए, उस पर प्रोहिबिशन लाना चाहिए एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए जो हो सकता है वैसे प्रोविजन लाने चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अब हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होती है, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। स्टेट लिस्ट क्या होती है? स्टेट लिस्ट वो होती है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल होता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के टॉपिक होते हैं, दैट इज स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? जहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी लॉज बनाती है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है रिलेटिंग टू मैटर्स अफेक्टिंग स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों बनाते हैं। अब स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? लोकल इंपॉर्टेंस टॉपिक मतलब एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल ट्रेड, कॉमर्स। और वही यूनियन लिस्ट में क्या आएगा? डिफेंस रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी एक्सेट्रा। अब किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी।
तो एंट्री नंबर 55 यूनियन लिस्ट में है कि रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। जो माइंस में ऑयल फील्ड्स में काम करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो रेगुलेशंस है वो एंट्री नंबर 55 में है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया क्योंकि दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर एंट्री नंबर 61 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। एंट्री नंबर 65 यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑन दी अदर हैंड कॉन्करेंट लिस्ट वो है जहाँ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। एंट्री नंबर 22 टॉक्स अबाउट ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स। एंट्री नंबर 23 सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंट्री नंबर 24 वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉयर्स इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन। सो इस टॉपिक पे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर लॉज बनाएंगे। एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं कि हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं क्या। तो हमने सबसे पहले देखा था लेबर लेजिस्लेशन, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेबर एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, लेबर सेफ्टी। फिर लेबर लेजिस्लेशन एंड रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स देखे थे पार्ट नंबर 3 में, कुछ आर्टिकल्स कवर किए थे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट को डायरेक्शंस देती है टू प्रोवाइड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस टू एम्प्लॉय। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, इसमें हमने देखा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट। और फिर देखा था कॉन्करेंट लिस्ट जहां दोनों भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। थैंक यू।